हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अभी परीक्षा योद्धा का बुक देख रहे हैं झारखंड का, जो पिछले साल आए हुए प्रश्न पत्रों का संग्रह है। साथ में इसका डिस्क्रिप्शन भी काफ़ी अच्छा है, जिससे आगे आने वाली परीक्षा में आपको मदद मिलेगी। हमेशा ये देखा गया है कि 60 से 70% जो प्रश्न हैं वो रिपीट हो जाते हैं झारखंड के। तो आपके लिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से कीजिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ कीजिए। आप पर डे देखते चलिए, ताकि आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो। अभी तक 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट। अभी तक 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग झारखंड के भूगोल झारखंड का इतिहास पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। झारखंड का सामान्य परिचय पूरा कंप्लीट हो चुका है। झारखंड का भूगोल का 3 पार्ट हो चुका है। आज हम लोग जो देखने वाले हैं झारखंड का भूगोल का 4th पार्ट है, और संभवतः यह लास्ट होगा। तो आज हम लोग देखते हैं वन संपदा से क्या क्या प्रश्न आया। झारखंड IRB 2017 और TGT 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। क्या किया गया था कि आदिवासी गांव की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन में बदल दिया गया था। तो ऐसा किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये पूछा गया। तो भारतीय वन अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत आदिवासी गांवों की वन क्षेत्रों को संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिनसे वे वन उत्पादों और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए थे। पहले वो जंगल में रहते थे, जंगल के उत्पादों का यूज करते थे, लेकिन भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत उनको वन उत्पादों से वंचित कर दिया गया था। ठीक है। यद्यपि वन अधिकार अधिनियम 2006 के द्वारा वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वनवासी जो पीढ़ियों से ऐसे जंगल में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता प्रदान कर दिया गया। मतलब वैसे अनुसूचित जनजाति जो जंगली एरिया में ही रह रहे हैं, या फिर अन्य पारंपरिक वनवासी जो जंगली क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उनको कुछ अधिकार दे दिए गए जंगलों पर वन उत्पादों से संबंधित। ये है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड में निम्नलिखित में से किस वन प्रकार को वन प्रकारों के चैंपियन और सेठ वर्गीकरण 1968 के तहत वर्गीकृत किया गया। चैंपियन और सेठ, देखिए नाम है दो व्यक्तियों का। चैंपियन और सेठ वर्गीकरण जो कि 1968 में हुआ था, बोले किस प्रकार के वन को वर्गीकृत किया गया। आपके ऑप्शन दिए हैं, शुष्क प्रायद्वीपीय शाल वन, बूटिया वन, या फिर बोसवेलिया वन। तो ये तीनों प्रकार के वनों को वर्गीकृत किया गया था। किसके अकॉर्डिंग? चैंपियन और सेठ वर्गीकरण 1968 के अकॉर्डिंग। 1936 ईस्वी में हैरी जॉर्ज चैंपियन ने, क्या नाम था इनका पूरा देखिए, हैरी जॉर्ज चैंपियन ने भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय व मान्य वर्गीकरण किया था। हैरी जॉर्ज चैंपियन 1936 में ऐसा किया था। 1968 में चैंपियन एवं SK सेठ ने मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया। 1936 में ये किए थे, भारतीय वनस्पति का वर्गीकरण किए थे हैरी जॉर्ज चैंपियन। लेकिन 1968 में चैंपियन और SK सेठ मिलकर स्वतंत्र भारत के लिए पुनः प्रकाशित किया गया था। चैंपियन सेठ 1968 का संशोधित वन प्रकार वर्गीकरण भारत के वनों के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वर्गीकरण प्रणाली है। उन्होंने जलवायु कारकों के आधार पर वनों को 5 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया था। जलवायु कारकों के आधार पर इन प्रमुख समूहों को तापमान और नमी की मात्रा के आधार पर 16 प्रकारों के समूहों में विभाजित किया गया था। पहले जलवायु कारकों के आधार पर 5 भागों में किया था। उसके बाद तापमान और नमी की मात्रा के आधार पर 16 प्रकारों में विभाजित किया था। झारखंड के शुष्क प्रायद्वीपीय शाल वन, बूटिया वन और बोसवेलिया वन को चैंपियन और सेठ वर्गीकरण के तहत वर्गीकृत किया गया था। ये प्रश्न आए हुए थे PGT 2023। नेक्स्ट हम लोग शाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है, सखुआ जिसको बोलते हैं हम लोग, झारखंड का। इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं देखिए। SIPT 2017 में पूछा गया, शाल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? साल के बीज के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ देखिए, औषधीय तेल, खाद्य तेल, डाइंग उद्देश्य, और A और B दोनों पूछा है, बोला है डी ऑप्शन, A और B दोनों, औषधीय तेल और खाद्य तेल दोनों के रूप में इसका उपयोग होता है साल के बीज का। साल के बीज औषधीय तेल एवं खाद्य तेल के लिए महत्वपूर्ण है। इसके औषधिकारक गुण अनगिनत होते हैं। साल मुलायम छालों वाला पेड़ होता है। साल में सफेद और लाल रंग के फूल होते हैं। साल के बीज, बीज का तेल, तने का छाल, पत्ता, फूल, कंडसार का उपयोग आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये औषधीय तेल और खाद्य तेल के रूप में इसके बीज का उपयोग होता है। इसके छाल का भी यूज होता है। साल के बीज, साल का छाल वगैरह सारा, तने का छाल, पत्ता, फूल, सारे का यूज होता है। फूल को लोग बेचते भी हैं। झारखंड का ये प्रमुख वृक्ष है सखुआ।
देखिए नेक्स्ट पीजीटी 2023 में पूछा गया, इनमें से किसे भारतीय वन संरक्षण सर्वेक्षण द्वारा झारखंड के प्रमुख वन वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये पूछा गया है, तो ये भी शाल होगा शको। वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा झारखंड का प्रमुख वन वृक्ष कौन है? साल। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा साल वृक्ष को झारखंड के प्रमुख वन वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शोरिया रोबेस्टा, याद रखेंगे। क्या नाम है? शोरिया रोबेस्टा। देखिए लाह से क्वेश्चन पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उत्पादन है, वन उत्पाद। 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया है, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो लाह का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है आपका? रांची में होता है। लाह का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? रांची में होता है। झारखंड में लाह का सबसे बड़ा उत्पादक जिला आपका है रांची, 3205 टन। रांची के बाद कौन आता है? तो सिमडेगा है, 2210 टन, और खूंटी है। ये टन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जिला हो गया पहला रांची, दूसरा सिमडेगा, फिर खूंटी 1695 टन, और गुमला कितना है? 1512 टन। रांची का याद रखेंगे 3205 टन, सबसे बड़ा उत्पादक जिला है लाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जेपीएससी पीटी 2013 में पूछा गया, लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लैक शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के लक्ष्य शब्द से हुई। किससे हुई? लक्ष्य, लक्ष्य शब्द से हुई। लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के लक्ष्य से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 100,000 लाख का। उन कीटों का संदर्भ है जो पेड़ों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और राल बनाते हैं। लाख लाख कीड़ों की कई प्रजातियों में से लसिका स्राव होता है, लसिका स्राव होता है, जिससे जिनमें से सबसे अधिक खेती कहाँ? कोरिया लाख की होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक खेती जो होती है वो कोरिया लाख की होती है, कोरिया लाख की होती है। देखिए नेक्स्ट 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया, लाह या लाख जोबर के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे अधिक है? ये देखिए चारों जो है समय के अनुसार लाख का नाम रखा गया, कतकी लाख, वैशाखी लाख, जेठवी लाख और अघनी लाख। पूछ रहा है झारखंड में सबसे अधिक क्या होता है? तो कतकी लाख। झारखंड में सबसे कौन होता है? कतकी लाख होता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, फसल चक्र के आधार पर लाह के 4 प्रकार होते हैं। बैसाख, बैसाख में जो होता होगा, जेठ, कतकी कार्तिक में होता है, अघनी अघनी अघन में होता होगा, हिंदी का महीना ये सब। तो बैसाखी, जेठवी, कतकी और अघनी जो है लाह के 4 प्रकार होते हैं। झारखंड में सबसे अधिक लाह कतकी के किस्म की का उत्पादन होता है। गैरतलब है कि लाह का उत्पादन करने में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। राज्य में प्रतिवर्ष 15 से 16 हजार टन लाह का उत्पादन, 15 से 16 हजार टन लाह का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के अधिकतर लोगों की खेती जीवन जीने का प्रमुख आधार है। यहाँ के अधिकतर लोगों की यह खेती, ये लाह की खेती, प्रतिवर्ष 15 से 16 हजार टन लाह का उत्पादन किया जाता है। देख लीजिए बहुत ज़्यादा है। 17 अप्रैल 2023 को राज्य में लाह की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कब? 17 अप्रैल 2023, याद रखेंगे 17 अप्रैल 2023 को। राज्य को यह टैग दिलाने में रांची के नामकुम स्थित, ये टैग दिलाने में क्या रांची का नामकुम स्थित जो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान है, रांची के नामकुम में स्थित है राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मुख्यालय पूछ सकता है, राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान कहाँ स्थित है ये पूछ सकता है। इससे पहले भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र और भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान के नाम से जाना जाता था। क्या जाना जाता था? इसमें देखिए जो कृषि का दर्जा है इसमें राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान का अहम रोल है, आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र और भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के नाम से जाना जाता था। झारखंड में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड मिशन प्रमोशन सोसाइटी की ओर से लाह की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए JSLPS का फुल फॉर्म भी पूछता है, JSLPS का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसका याद रखेंगे, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड मिशन प्रमोशन सोसाइटी। ये जो है लाह की खेती को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान याद रखेंगे, पहले इसको भारतीय लाह अनुसंधान और भारतीय प्राकृतिक राल और गोंद संस्थान के नाम से भी जाना जाता था। किसको? राष्ट्रीय द्वितीय कृषि संस्थान को। लाह की खेती को कृषि का दर्जा कब मिला? ये याद रखेंगे 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे। आगे देखते हैं, महिला सुपरवाइजर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? ये पूछा गया, तो ये पहला स्थान है। बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, कितना होता है? 15 से 16 हजार टन। लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है।
झारखंड में लाह का सर्वाधिक उत्पादन रांची जिला में होता है, ये हम लोग अभी देख लिए। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया IRB 2017 में, JSCOLAMPF जैस्को लैम्प झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए है? तो ये जैस्को लैम्प जो हम लोग देख रहे हैं, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव, एल से ला होगा, एल से क्या होगा? ला। देखिए इसमें जो एल आया है उसका फुल फॉर्म ही अला होता है, लाख लैक होगा। तो ये इसका बोल रहा है कि ये किससे संबंधित संस्था है, तो आपका आंसर तो हो जाएगा पहले ला। देख लीजिए इसका, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, उसका फुल फॉर्म क्या है? जैस्को लैम्प का झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लैक मार्केटिंग एंड प्रोक्यूरमेंट फेडरेशन लिमिटेड, आप फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखेंगे। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये इसका फुल फॉर्म ही पूछ दें। झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित शीर्ष सहकारी संस्था जो विशेष रूप से किसको बढ़ावा देता है? लाह को बढ़ावा देने के लिए। झारखंड में लाह से संबंधित उत्पादों की सबसे बड़ी चैनलाइजिंग एजेंसी यही है, जैस्को लैम्प, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैस्को लैम्प झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित एक शीर्ष सहकारी संस्था है। यह विशेष रूप से झारखंड में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है 2017 TGT में। तो ये किसका है? ला हम लोग देख लिए हैं। देखिए इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा सकता है, रांची में है। यह गुणवत्ता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। यह लाह उत्पादकों का लाह उत्पादकों द्वारा और लाह उत्पादकों के लिए एक संगठन है। लाह उत्पादकों का लाह उत्पादकों द्वारा और लाह उत्पादकों के लिए एक संगठन है, कौन? जैस्को लैम्प। नेक्स्ट देखते हैं रेशम, कौन सा क्वेश्चन आए IRB 2017 में पूछा गया, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस किस्म के रेशम का? तो तसर सिल्क, तसर रेशम का। अगर लाह में पूछा जाए तो किसका? तो कतकी, किसका? कतकी का है। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य झारखंड है। झारखंड तसर सिल्क रेशम के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। झारखंड में तसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, गिरिडीह, लातेहार, पलामू, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां तथा सिमडेगा जिले में होता है तसर रेशम का उत्पादन। इसमें भी प्रथम है, लाह में भी प्रथम था। देश में उत्पादित तसर में से 70 से 80% सिर्फ झारखंड में होता है। 70 से 80% कहाँ होता है? सिर्फ झारखंड में होता है। आज झारखंड का खरसावां कुचाई ऑर्गेनिक रेशम उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। खरसावां कुचाई ऑर्गेनिक रेशम के उत्पादन के लिए, कुचाई ऑर्गेनिक रेशम के उत्पादन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, कौन? खरसावां। और यहाँ रेशम कीट उत्पादन से लेकर कोशा उत्पादन तक में किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं होता, ऑर्गेनिक होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक, रसायन का उपयोग नहीं होता। कहाँ पे? खरसावां में। यहाँ के कुकुम की भारी मांग है, यहाँ के कुकुम की भारी मांग है पूरे बाजार में, मतलब भारतीय बाजार या विदेशी बाजार में। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं, देखिए ये अब इम्पोर्टेंट आ गया इससे रिलेटेड, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पे है? तो नंगड़ी रांची, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि नंगड़ी रांची में स्थित है। जबकि रेशम प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेशम प्रशिक्षण संस्थान जो है वो खरसावां में है। नेक्स्ट है 11 to 13 JPSC 2024 में पूछा गया, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है? फिर से ये क्वेश्चन है, आपके लिए आसान है। तसर, तसर रेशम जिसे वन रेशम भी कहते हैं, एक और नाम आया तसर रेशम को वन रेशम भी कहा जाता है। झारखंड में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। झारखंड देश में तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह रेशम अपनी समृद्ध बनावट और प्राकृतिक गहरे सुनहरे रंग के लिए जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर झारखंड भारत में तसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में तसर सिल्क का, झारखंड का तसर संयुक्त राज्य, देखिए झारखंड का तसर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की सहित अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे, विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है झारखंड का तसर सिल्क। नेक्स्ट देखिए PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, भारत में सबसे अधिक का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है? तो क्या? तसर रेशम। आपका ऑप्शन दिए हुए थे, किस प्रकार का रेशम? JPSC बैकलॉग 2024 में पूछा गया, देश में तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान पूछा गया। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान, तो ये है पहला, हम लोग देख लिए।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि सीजीएल 2024 में पूछा गया, देश में तसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य, खाली जगह दिया हुआ है, कौन जो है अग्रणी उत्पादक राज्य है तसर का, तो आपका ऑप्शन है झारखंड। SIPT 2017 में पूछा गया, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में है। झारक्राफ्ट द्वारा 4 रेशम पार्क का योजना है, बनाया जाएगा, तो उसमें पूछ रहा है एक निम्नलिखित जिलों में है, 4 ऑप्शन सिमडेगा, दुमका, चाईबासा और गिरिडीह है, तो आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर हो क्या है, गिरिडीह। देखिए कहाँ कहाँ ये रेशम पार्क बनाने का है। झारखंड रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम, ये भी झारक्राफ्ट, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका गठन कब हुआ ये भी पूछा जाता है। इसका गठन हुआ 2006 में झारक्राफ्ट का। झारखंड रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प विकास निगम झारखंड सरकार की एक संस्था है जिसे 2006 में रेशम उत्पादन के विकास समर्थन के उद्देश्य से बनाया गया है। दुनिया भर में जैविक तसर शिल्प का एकमात्र उत्पादक क्या है, झारक्राफ्ट। और इसे वन प्रमाण पत्र USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से वैश्विक जैविक वस्त्र मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने उत्पाद का मूल्य जोड़ा है और इसकी पुष्टि के लिए शिल्क चिन्ह भी प्राप्त किया है। झारक्राफ्ट के बारे में बोला है कि इसको प्रमाण पत्र भी मिला है USA वगैरह से, जैविक वस्त्र मानक प्रमाण पत्र, और अपने उत्पाद का मूल्य जोड़ा है। इसकी पुष्टि के लिए शिल्क चिन्ह, कुछ शिल्क चिन्ह भी इसको प्राप्त हुआ है। किसको, झारक्राफ्ट को, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। क्यों, तो रेशम वस्त्र और हस्तशिल्प के लिए इसका किया गया था स्थापना। झारखंड सरकार भारत सरकार के सहयोग से झारखंड के 4 जिलों में रेशम पार्क बनाने का बात हो रहा था। कहाँ पे, तो 4 जिला हो जाएगा, रांची, गिरिडीह, देवघर का जसीडीह और सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां में ये रेशम पार्क बनाने का बात था। आपका ऑप्शन में ऊपर गिरिडीह था, इसलिए गिरिडीह आंसर हुआ। ताकि राज्य से रेशम का कपड़ा निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। रेशम पार्क बनाया जा रहा है, झारक्राफ्ट के तहत बनाया जा रहा है। झारक्राफ्ट का गठन हुआ है 2006 में। झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म याद रखेंगे और उनको USA वगैरह से सर्टिफिकेशन भी प्राप्त है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है CDPO 2024 पूछा गया, वर्ष 2006 में झारखंड सरकार ने स्थानीय रेशम, देखिए उत्पादन, बुनाई और इनके उत्पादों के व्यापक विपणन, मार्केटिंग वगैरह बढ़ावा देने के लिए किस निगम की स्थापना किया, तो अभी 2006 में हम लोग देखे झारक्राफ्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए नाम है इसका झारखंड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम। 11 to 13 JPSC 2024 में पूछा गया, हैंडलूम की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में, किस भाग में है। हैंडलूम का जो हथकरघा का जो है सहकारी समिति सबसे ज्यादा कहाँ है, संथाल परगना में। झारखंड में हैंडलूम हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज्यादा संथाल परगना में स्थित हैं। हथकरघा उद्योग में बुनाई, रंगाई, छपाई और कढ़ाई शामिल है। अब हम लोग देखते हैं विविध वन संपदा से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। कोऑपरेटिव ऑफिसर एंड ऑडिट ऑफिसर 2007 में पूछा गया, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशो को क्या कहा जाता है, तो जूट की भांति है झारखंड में उत्पादित रेशा, उसका नाम है मेस्टा। क्या नाम है, मेस्टा। झारखंड में जूट की भांति उत्पादित रेशे को मेस्टा कहा जाता है। कच्चे जूट मेस्टा फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से उद्योग पैकेजिंग सामग्री में प्रयोग किया जाता है। जूट का बोरा वगैरह बनता है ना उद्योग में, कुछ पैकेजिंग वगैरह के लिए, इसमें मेस्टा का भी यूज वैसा ही है। झारखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है PGT 2023 में पूछा गया, झारखंड में बहुतायत में पाए जाने वाले महुआ के पेड़ का वानस्पतिक नाम पूछा गया। महुआ के पेड़ का वानस्पतिक नाम ध्यान रखेंगे, जिसे मीठे खाद्य फूलों से शराब प्राप्त है। महुआ से शराब बनाया जाता है उसके फूलों से। इसका वानस्पतिक नाम पूछा गया है मधुका लिंगोफोलिया। क्या है, मधुका लोंगीफोलिया। मधुका लोंगीफोलिया याद रखिएगा, महुआ का वैज्ञानिक नाम है, जो PGT 2023 में पूछा गया। महुआ बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है झारखंड के लिए। महुआ का पेड़ का वानस्पतिक नाम मधुका लोंगीफोलिया है। झारखंड में महुआ का आर्थिक एवं धार्मिक दोनों महत्व है। एक ओर जहां यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के लोग इसे देव वृक्ष मानकर पूजा भी करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ये आधार स्तंभ भी है। उसके फूलों को चुना जाता है, सुखाया जाता है, बेचा जाता है, उसका उपयोग होता है शराब बनाने में। PGT 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा पलमीरा ताड़ के पेड़ का वानस्पतिक नाम है जिसमें झारखंड राज्य समृद्ध है। देखिए पलमीरा ताड़ का एक पेड़ है का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है जिसमें झारखंड में बहुतायत पाया जाता है। यह है बोरासस फ्लेबेलिफर। बोरासस फ्लेबेलिफर इसका नाम है, ताड़ का पेड़ जो झारखंड में पाया जाता है। पलमीरा ताड़ के पेड़ का वानस्पतिक नाम बोरासस
फ्लेबेलिफर है। यह झारखंड राज्य में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। इस वृक्ष के हर एक भाग, तना, पत्ता, जड़, फल, बीज, रस का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है। किसका? पलमीरा ताड़ के पेड़ का। नेक्स्ट पीजीटी 2023 में पूछा गया, इनमें से कौन सा उस बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है जिससे झारखंड राज्य समृद्ध है? तो यह है फिकस बेंथालेंसिस। क्या नाम है? फिकस बेंथालेंसिस। यह नाम है क्या? बरगद के पेड़ का, जिसमें झारखंड राज्य में पाया जाता है। बरगद पेड़ का झारखंड में बहुतायत पाया जाता है। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम है क्या? फिकस बेंथालेंसिस। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। इस बड़ पेड़ वट वृक्ष, बर पेड़ या वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष ऑक्सीजन का एक प्रमुख स्रोत है। कौन? बर का वृक्ष, वट वृक्ष, बरगद का पेड़, जो भी बोलिए। पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड में खाली जगह पेड़ प्रचुर मात्रा में है जिनकी पत्तियां राज्य के रेशम कीट उद्योग के रेशम कीटों द्वारा खाई जाती है। झारखंड में तो क्या है, कौन सा पेड़ है जिसमें रेशम कीट के द्वारा उनकी पत्तियों को खाया जाता है? मतलब रेशम कीट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आसन का पेड़। क्या नाम है? आसन का पेड़। झारखंड में आसन का पेड़ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनकी पत्तियां रेशम कीटों का मुख्य खाद्य पदार्थ है, और रेशम कीटों का मुख्य खाद्य पदार्थ होने से आसन क्या होगा? रेशम पालन में सहायता मिलेगी। सबसे ज्यादा किस रेशम का उत्पादन होता है? तसर रेशम, याद रखेंगे। इसका वनस्पतिक नाम है टर्मिनेलिया टोमेनस्टोसा। टर्मिनेलिया टोमेनस्टोसा। किसका? आसन के वृक्ष का। आसन के वृक्ष का क्या उपयोग होता है? तो उसकी पत्तियां जो है वो रेशम कीटों द्वारा खाया जाता है। 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया, झारखंड वन विभाग के एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना में की है। कहाँ पे की है? जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ये किया गया है पेटरवार, बोकारो में। झारखंड वन विभाग के हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की गई? पेटरवार, बोकारो में। झारखंड वन विभाग के द्वारा पेटरवार, बोकारो में एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है जो प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। यह नर्सरी 1 हेक्टेयर भूमि पर औषधीय पौधों की लुप्त प्राय प्रजातियों को रखने के लिए स्थापित की गई। यहाँ 200 से अधिक प्रजातियां का रखरखाव किया जा रहा है। कहाँ पे? हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी में, जिनमें से अधिकांश राज्य के जंगलों से एकत्र की गई है। राज्य का पहला हर्बल पार्क दुमका में बनाया जा रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है, पहला हर्बल पार्क कहाँ पे? दुमका में। ये आप लोग याद रखेंगे। हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? पेटरवार, बोकारो। पहला हर्बल पार्क आप लोग याद रखेंगे, दुमका। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 7th to 10th जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। मतलब कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? ये क्वेश्चन पूछा गया। इस कर का नाम था दाल कट्टी। कहाँ के क्षेत्रों से? सिंहभूम के किसानों से ब्रिटिश काल में लिया जाता था। दाल कट्टी याद रखिएगा, रेशम पालन से संबंधित था, लाख उगाने के लिए लिया जाता था। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों पर कुसुम और आसन जैसे पेड़ों पर रेशम और लाख पालने पर विशेष कर लगाया जाता था। कर को दाल कट्टी कहा जाता था। ब्रिटिश शासन ने सिंहभूम हो लोगों के आजीविका स्वरूप विशेष रूप से जंगल की पूरक भूमिकाओं और उनके अर्थव्यवस्था में बसे हुए खेती को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। क्या है? ब्रिटिश शासन ने सिंहभूम और हो लोगों को मतलब महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इस पर टैक्स वगैरह लगाया जाने लगा था ब्रिटिश काल में। देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं अभी तक? SIBT 2017 में पूछा गया, झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? ये पूछा गया है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या जो है कितनी है? 11 है। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 11 है। झारखंड राज्य वन्य प्राणी संसाधन के मामले में अत्यंत समृद्ध है। वन्य प्राणियों की महत्वपूर्ण प्रजातियां जैसे कि हाथी हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ, गौर, भेड़िया, देशी भालू सभी जो है अनुसूची वन के वन्य प्राणी जो हैं, और साधारण लंगूर हो गए, बंदर, जंगली कुत्ता सभी अनुसूची 2 के वन्य प्राणी, और चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, कोटरा, लकड़भगा सभी अनुसूची 3 के वन्य प्राणी इत्यादि इस राज्य में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षियों, सरीसृपों तथा कीटों के अनेक प्रजातियां भी यहाँ उपलब्ध हैं। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है। एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो वन प्राणियों के वास स्थलों में ही इनके संरक्षण है, संवर्धन हेतु समर्पित है। देखिए तो इसमें जो है अनुसूची 1 के प्राणी, अनुसूची 2 के प्राणी, अनुसूची 3 के प्राणी पाए जाते हैं झारखंड के
वन्यजीव अभयारण्य में, और एक राष्ट्रीय उद्यान है, और 11 क्या है, वन्य प्राणी अभयारण्य। नेक्स्ट एसआई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में वन्यजीव अभयारण्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन थे पारसनाथ, दालमा, गौतम बुद्ध और हजारीबाग। चारों के चारों अभयारण्य झारखंड में हैं, नहीं है पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर कोई नहीं हो सका। पारसनाथ देखिए, दालमा, पारसनाथ गिरी दालमा सिंहभूम में, हजारीबाग एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, कोडरमा में, झारखंड में स्थित है। पारस अभयारण्य झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। 1981 में स्थापना हुई। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा कि स्थापना आपको याद रखना पड़ेगा, कब किस अभयारण्य की स्थापना हुई। यहाँ पे पारसनाथ का जिक्र हुआ है तो याद रखेंगे 1981 में स्थापना हुई थी। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल है 43.33 वर्ग किलोमीटर, मतलब 43 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम जिले में, याद रखेंगे, पूर्वी और पश्चिमी में कंफ्यूज नहीं होना है। दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो किसके लिए, हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य तो हजारीबाग में है, और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, कोडरमा जिले में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है कोडरमा जिले में। नेक्स्ट है रेवेन्यू स्टाफ में 2017 में पूछा गया, निम्न में से कौन वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। कोडरमा है, गौतम बुद्ध अभयारण्य लावालौंग भी है, हजारीबाग में भी है, भीमबंध जो है अभयारण्य ये कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th जेपीएससी में पूछा गया पीटी में, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है, कितने वर्ष के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है झारखंड सरकार ने, इसका करेक्ट आंसर होगा 10 वर्षों के लिए। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित आवासों को बहाल करना, वन्यजीवों के आवासों को बनाए रखना, मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करना, जैव विविधता में सुधार करना। इस योजना के तहत गतिविधियों को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों और गांवों का व्यापक सर्वेक्षण किया गया था। झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 11 जीव वन्य अभयारण्य है, ये अभी हम लोग ऊपर देखे। सरकार ने इन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में वनस्पतियों और जीवों को बढ़ाने की योजना भी बनाई है। तो ये जो वन्यजीव झारखंड सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीव प्रबंधन योजना कितने वर्ष के लिए शुरू किया गया, तो 10 वर्ष के लिए, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जेपीएससी में पूछा गया था, कौन मिलान सही नहीं है, ये पूछा गया। महुआ डाँड़ अभयारण्य, यही पहला ही गलत है। महुआ डाँड़ अभयारण्य कहाँ है, तो लातेहार में। तोमचाची तो धनबाद में है। लावालौंग चतरा में, उधवा पक्षी विहार कोडरमा में नहीं है, और महुआ डाँड़ भी पलामू में नहीं है। 2 ऑप्शन हो गए इसके। महुआ डाँड़ कहाँ पे है, महुआ डाँड़ है लातेहार में, महुआ डाँड़ है लातेहार में, और उधवा पक्षी विहार जो है ये है साहिबगंज जिला में। ये कहाँ पे है, साहिबगंज जिला में। आइए इसका स्थापना भी दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। महुआ डाँड़ अभयारण्य कहाँ पे है, लातेहार में, और उसकी स्थापना हुई 1976 में। तोमचाची अभयारण्य जो है ये धनबाद में है, उसकी स्थापना 1978 में हुई है। उधवा पक्षी विहार ये कहाँ है, साहेबगंज में, इसकी स्थापना 1991 में हुई है। और लावालौंग अभयारण्य जो चतरा जिले में, इसकी स्थापना 1978 में। जितने भी अभी स्थापना आ रहे हैं और जिला, वो आप लोग याद करते चलेंगे, फिर जब हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हैं, बाद में हम लोग जब दूसरे बुक से कंप्लीट करेंगे इसको, तब हम लोग सारे अभयारण्य को ध्यान से देखेंगे। अभी याद रखेंगे, महुआ डाँड़ अभयारण्य 1976, तोमचाची 78, उधवा पक्षी विहार 1991 और लावालौंग अभयारण्य 1978। इससे पहले पारसनाथ का जिक्र हुआ था। पारसनाथ कब, 1981। पारसनाथ अभयारण्य हम लोग इससे पहले पढ़े थे 1981। कहाँ पे, गिरिडीह जिले में। नेक्स्ट है व्याघ्र परियोजना, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन क्या क्या है। कछपाल में 2016 में पूछा गया, झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कितने टाइगर रिजर्व हैं, 1 टाइगर रिजर्व है। झारखंड में 1 टाइगर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के 9 मूल टाइगर रिजर्व में से एक है। भारत के 9 मूल टाइगर रिजर्व जो हैं, उसमें से पलामू टाइगर रिजर्व एक है। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो बेतला वन्यजीव अभयारण्य और पलामू राष्ट्रीय उद्यान का ये हिस्सा है। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 1974, याद रखिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई, तो 1974 में की गई। यह 1026 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पलामू टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना क्षेत्र मुख्य रूप से साल वनों, मिश्रित पर्णपाती वनों, बांस के पेड़ों से बना है। आरक्षित क्षेत्र 3 महत्वपूर्ण नदियों, इसमें 3 महत्वपूर्ण नदी भी है, कोयल, बुरहा और अरंगा नदी का, औरंगा का वाटरशेड क्षेत्र स्थित है। कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व में, जिसकी स्थापना कब हुई, 1974 में स्थापना हुई थी। 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
नेक्स्ट है झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पलामू, SIPT 2017 में पूछा गया। कब स्थापना, फिर से देख लीजिए 1974 में। फिर से जैसे सीजन में पूछा गया, झारखंड के किस जिलों में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है। आपके ऑप्शन थे हजारीबाग, पलामू, रांची और गुमला, जो कि ये कोई करेक्ट नहीं है। बाघों के लिए संरक्षित वन कहाँ है, तो लातेहार जिला। पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, लातेहार जिला। झारखंड के लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित है पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड का इकलौता टाइगर रिजर्व है। यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित हुआ था और भारत की मूल 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। अब देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का, वो कौन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। IRB 2017 में पूछा गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है, देखिए बेतला का कुछ फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। B से हो गया बाइसन, E से हो गया एलिफेंट, T से हो गया टाइगर, L से हो गया लेपर्ड और A से हो गया एक्सिस। याद रखेंगे, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस, ये है बेतला का फुल फॉर्म। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड और एक्सिस, ये उसका फुल फॉर्म। बेतला का विस्तृत रूप यहाँ दिया गया है, लातेहार जिले में स्थित है ये। बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल। इसकी स्थापना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, 1986 में। बेतला की स्थापना 19। पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी स्थापना, बेतला टाइगर रिजर्व की स्थापना 1986 में हुई थी। यह बाघ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ये बेतला टाइगर रिजर्व में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। देखिए आगे देखते हैं। 1932 ईस्वी में तत्कालीन DFO JW निकोलसन की देखरेख में बेतला में कराई गई थी विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना, बिल्कुल याद रखें, विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कराई गई थी। किसके निर्देशन में कराया गया था, तो JW निकोलसन की देखरेख में। भारत सरकार द्वारा बेतला नेशनल पार्क में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना, यही टाइगर प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग देखे 1974 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में इसको चलाया जा रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन JPSC बैकलॉग 2024 पूछा, बेतला राजकीय वन संक्षिप्त रूप से इन पशुओं का नाम है, क्या है भाई, बाइसन, हाथी, बाघ, चीता और क्या होगा लास्ट में, एक्सिस। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है 226। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितना है, 226। पलामू टाइगर रिजर्व 1026 है, याद है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितना में है, 226 स्क्वायर किलोमीटर में। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया हुआ है। बेतला राष्ट्रीय पलामू व्याघ्र परियोजना जो है 1306 स्क्वायर किलोमीटर में है। बाघ अभयारण्य क्षेत्र 1129 किलोमीटर स्क्वायर में वर्ग किलोमीटर। पलामू वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र 979। बेतला राष्ट्रीय उद्यान 226। बफर क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर पलामू प्रमंडल 730 स्क्वायर किलोमीटर। कोर एरिया प्रोजेक्ट टाइगर पलामू डिवीजन, ये सबका एरिया दिया हुआ है, कौन कितना में फैला हुआ है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया, ये क्वेश्चन है। कब किया गया अधिसूचित, 1986 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित कब किया गया, 1986 में। देखिए इसकी स्थापना 1986 में ही अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट है, देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान को 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया। इसे पूर्व में पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से ही इसको जाना जाता था। TGT 2009 में पूछा गया, इनमें से कौन सा झारखंड में है, तो बांधवगढ़ है, भोलू, कपंग, बांदीपुर। सबसे पहले आपको बेतला दीजिएगा, बेतला हो जाएगा। कहाँ पे, लातेहार जिला। TGT 2017 में पूछा गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के लिए आरक्षित है, किसके लिए आरक्षित है, तो बाघ के लिए आरक्षित है। यहाँ पे ऑप्शन में बाघ नहीं है आपके। बेतला राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए आरक्षित है। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना 1932 में बेतला में कराई गई थी। विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट है 11 to 13 JPSC 2024 पूछा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, देखिए यहाँ बाघ ऑप्शन है, बाघ आप मार देंगे। TGT 2000 में पूछा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः स्थित है किस जिले में, तो लातेहार जिला मार देंगे। नेक्स्ट SIPT 2017 में पूछा गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में कौन सा जिला पे पूछा गया, तो लातेहार हो जाएगा। SIPT 2017 में फिर से पूछा गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में, लातेहार ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लातेहार आपको मारना है। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए हाथी की सवारी भी यहाँ पे उपलब्ध है। सहायक आचार्य 2024 में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार, ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत आसान हो गया, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। TGT 2012 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान फिर से जिला के बारे में पूछा, जिला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया जिला। SIPT 2017 में पूछा गया,
झारखंड में निम्नलिखित में कौन से पार्क अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक, चेरो राजा पलामू में थे ना, तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान पार्क झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं, जिसमें पुराना किला एवं नया किला के नाम से जाना जाता है। पुराना किला और नया किला चेरो राजाओं के किले हैं, जो कहाँ पे स्थित हैं, तो कहाँ पे 2 किले अवस्थित हैं कि यहाँ पे, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह किले औरंगा नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल आप याद रखेंगे। पलामू अभयारण्य से कौन कौन से प्रश्न आए हैं अभी तक? 7th to 10th जेपीएससी पूछा गया। झारखंड के किस सेंचुरी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? कौन सा सेंचुरी है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू सेंचुरी। लातेहार में स्थित पलामू सेंचुरी अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है पलामू सेंचुरी। कितना है? तो 979.27 किलोमीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल ये फैला हुआ है। और इसकी स्थापना याद रखेंगे कब हुआ? 1976 में। किसका? पलामू सेंचुरी का। सबसे पहले स्थापना किसका हुआ था? पलामू सेंचुरी का ही हुआ था, अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य में। 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई? यही क्वेश्चन है। तो पलामू सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई। पलामू सेंचुरी जो पलामू जिले में स्थित है, स्थापना 1976 में होती है। तोपचांची सेंचुरी जो धनबाद जिले में स्थित है, इसकी स्थापना 1978 में। गौतम बुद्ध सेंचुरी की भी स्थापना 1976 में, लेकिन पलामू सेंचुरी के बाद। 1976 में पलामू सेंचुरी भी, गौतम बुद्ध सेंचुरी भी, तोपचांची 1978 और उधवा झील पक्षी विहार 1991। अभी हम लोग ऊपर भी देखे थे उधवा झील पक्षी विहार के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में भी देखे थे। गौतम बुद्ध सेंचुरी कोडरमा जिले में स्थित है, 1976। पलामू सेंचुरी आप जरूर याद रखेंगे, 1976। महुआ डांड अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में। महुआ डांड अभयारण्य, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, देखिए इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि किसके लिए विख्यात है? तो भेड़िया के लिए। महुआ डांड अभयारण्य किसके लिए, किस पशु के लिए, वन्य जीव के लिए विख्यात है? तो भेड़िया होगा आंसर। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला के बारे में पूछा? तो ये कहाँ पे है? लातेहार में स्थित है। महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई है। यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। 1976 में गौतम बुद्ध भी आप याद रखेंगे, गौतम बुद्ध अभयारण्य 1976। पलामू सेंचुरी भी याद रखेंगे, 1976। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य भी याद रखेंगे, 1976। महुआ डांड अभयारण्य झारखंड के किस जिला? 2 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 6 जेपीएससी पीटी में पूछा गया था, तो आप मारेंगे आंसर लातेहार। किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न में के भीतर स्थित है, मतलब कौन सा जिला में है? ये सीधा सा क्वेश्चन है कि लावालौंग वन्य जंतु अभयारण्य कौन से जिले में है? तो ये चतरा जिला में है। लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य चतरा जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। 1976 में कौन कौन से अभयारण्य की स्थापना हुई है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका तैयारी बिल्ड होगा। यह अभयारण्य दक्षिण में अमानत नदी, पश्चिम में चाको नदी, उत्तर पूर्व में लीलाजन नदी से घिरा हुआ है। कौन सा? लावालौंग अभयारण्य। स्थापना कब हुई? 1978 में। अभी हम लोग और देखे एक अभयारण्य की स्थापना, वह है तोपचांची अभयारण्य, तोपचांची सेंचुरी जो कि धनबाद में स्थित है, और लावालौंग भी 1978 में। दक्षिण अमानत नदी, पश्चिम में चाको नदी, उत्तर पूर्व में लीलाजन नदी से घिरा हुआ लावालौंग अभयारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा अभयारण्य निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा पूछा जाए तो पलामू सेंचुरी होगा, लेकिन निम्न में से कौन है ये पूछा गया। तो सबसे बड़ा अभयारण्य निम्न में से कौन है? लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य, जो कहाँ स्थित है? लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा। कहाँ पे स्थित है? चतरा। स्थापना कभी? 1978। आप ऐसे याद करते चलेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। देखिए लावालौंग अभयारण्य कहाँ है? तो चतरा में है, 211 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य ये कहाँ है? लातेहार में है और 63 इसका स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। दलमा अभयारण्य कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है, 193, और हजारीबाग अभयारण्य 186 हजारीबाग में स्थित है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जेपीएससी बैकलॉग 2024 पूछा गया। लावालौंग अभयारण्य में किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? लावालौंग अभयारण्य में तो किन जीवों का खास ध्यान रखा जाता है? तेंदुआ, नीलगाय का कहाँ है? लावालौंग अभयारण्य चतरा में। स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में, याद रखेंगे। लावालौंग अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई। यह चतरा जिले में स्थित है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, नीलगाय, हिरन, जंगली सुअर, लोमड़ी। लावालौंग अभयारण्य चतरा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 211 किलोमीटर, 211 स्क्वायर किलोमीटर। SIPT 2017 में पूछा गया। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व पूछा है, कहाँ बनाया गया?
2001 में, याद रखेंगे 2001 में बनाया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत। कहाँ बनाया गया? सिंहभूम में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत देश का प्रथम हाथी रिजर्व जो है सिंहभूम जिले में कब बनाया गया? 26 सितंबर 2001 को अधिसूचित किया गया। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत बनाया गया। पीजीटी 2023 में देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया। सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 2001। अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे SIPT 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, और देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? तो ये 2001। सिंहभूम हाथी रिजर्व को भारत का सबसे पहला हाथी रिजर्व कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे पहला हाथी रिजर्व है ये सिंहभूम। इंडिया का सबसे पहला हाथी रिजर्व है, जिसे 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 13,440 वर्ग किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है। 13,440 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इससे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला जिले के अंतर्गत स्थित है। कौन? तो हाथी रिजर्व जो कहाँ पे? सिंहभूम जिले में स्थित है, सिंहभूम हाथी रिजर्व। नेक्स्ट है असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? अब सिंहभूम में कौन सा? पश्चिमी के पूर्वी, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ये याद रखेंगे। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व हालांकि फैला हुआ है तीनों डिस्ट्रिक्ट में, पश्चिमी, पूर्वी और सरायकेला खरसावां। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए पूर्वी सिंहभूम को पश्चिमी सिंहभूम, तो आपको पूर्वी सिंहभूम आना। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व गज आरक्ष पूर्वी सिंहभूम जिले में भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम गज आरक्ष जहाँ कब बनाया गया था? 26 सितंबर 2001 को। हम बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। IRB 2017 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? कहाँ से? कहाँ से मतलब पूछ रहा है कौन सा जगह से 10 से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो ये जमशेदपुर से दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम जिला, याद रखेंगे यह जमशेदपुर से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की? 1976 में। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य की इसकी भी 1976 में। और 1976 से रिलेटेड आप लोग बताइए कौन कौन सा और है। इस अभ्यारण्य में हाथी की बहुलता है। यहाँ हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर एक गुफा में भगवान शिव का प्राकृतिक मंदिर है, जिन्हें श्रद्धा से लोग दलमा बाबा कहते हैं। एक गुफा में प्राकृतिक मंदिर है, मैन मेड नहीं है, और जिसको प्राकृतिक क्या बोलते हैं? दलमा बाबा कहते हैं। इसे जमशेदपुर का संरक्षक देवता भी कहा जाता है, किसको? दलमा बाबा। कौन भगवान का? कौन भगवान का है? तो शिव, शिव भगवान का प्राकृतिक मंदिर है। नेक्स्ट है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप मारेंगे जमशेदपुर। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ? ये पूछा गया किस वर्ष उद्घाटन हुआ? 1975 में। कहाँ पे? इसकी स्थापना 1976 में हुई है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं दिया हुआ 1976। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के मतलब अभ्यारण्य का उद्घाटन हुआ 1975 में। 1975 में उद्घाटन हुआ इसका, लेकिन पूर्ण रूप से बना ही है 1976 में। कौन? किसके द्वारा? संजय गांधी के द्वारा किया गया था। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन 1975 में किसके द्वारा किया गया? संजय गांधी, याद रखेंगे संजय गांधी के द्वारा किया गया था। यह पूर्ण रूपेण 1976 में स्थापित किया गया। यहाँ वन विभाग को टिस्को, वन विभाग के टिस्को के दलमा पहाड़ी गेस्ट हाउस स्थित हैं। दलमा पहाड़ी गेस्ट हाउस। SIPT 2017 में पूछा गया निम्न में से किस वर्ष में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? ये होगा 1976। उद्घाटन पूछा जाए 1975। कौन? संजय गांधी। नेक्स्ट है SIPT 2017 में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन है। तो 195 किलोमीटर स्क्वायर, 195 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जान रहे हैं। SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड के किस जिले में दलमा अभ्यारण्य है? ये फिर से पूछा गया, पूर्वी सिंहभूम जिला, आप लोगों को पता हो गया। SIPT 2017 में पूछा गया दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा है? कौन सा है? दलमा हिल्स ही है। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। यह चांडिल से शुरू होकर 40 किलोमीटर पूरब तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के जंगल, जो कि 193.22 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, एग्जैक्ट है। कहीं 195 भी रहे तो वो भी आंसर आप मार सकते हैं। दलमा के वन शुष्क प्रायद्वीपीय साल, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। इस वन्यजीव अभ्यारण्य में देश का पहला फेनोकैन शुरू हुआ था। क्या हुआ था? देश का पहला फेनोकैन शुरू हुआ था। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है।
कच्छपाल पीटी में पूछा गया। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है, ऐसा पूछा गया। और इसमें एक आपका हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है, बाकी जो है बाहर के। तो इसमें है कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य के बारे में पूछा गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। कमलांग वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी दिया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य जो कि असम में है। एकमात्र अभयारण्य जो हजारीबाग में था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हजारीबाग झारखंड में था हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? 1955 में घोषणा की गई थी हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयनी की। कब की गई थी? तो 1955 में। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य जिसे पहले हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, लेकिन अभी हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य बोला जाता है। हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित किया गया था। इसे 1976 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया। स्थापना पूछे कब किया गया था? हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान का, पहले ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा था इसको, इसका स्थापना 1955 में हुआ था, लेकिन 1976 में इसे वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। अब देखिए पालकोट वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन SIPT 2017 में पूछा, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है भाई? तो यह है गुमला में। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला जिले में स्थित है। स्थापना बताइए 1990। कब स्थापना हुई थी? पालकोट, गुमला और 1990 याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल 183 वर्ग किलोमीटर है। यह गुमला से 25 किलोमीटर तथा रांची से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य का तीन प्रखंडों में बटा हुआ है। गुमला, जो कि गुमला एवं सिमडेगा में, 3 प्रखंडों में बटा हुआ है। कौन? पालकोट वन्यजीव अभयारण्य, जो 3 प्रखंड है गुमला और सिमडेगा के अंतर्गत आते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया पालकोट आश्रयनी किस जिले में है? मतलब ये बहुत आसान हो गया, गुमला जिले में है। तोमचाची अभयारण्य कहाँ है? पहले ये बताइए। धनबाद जिले में। यही क्वेश्चन पूछा गया TGT 2012 में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1978 में। तोमचाची अभयारण्य की स्थापना 1978 में। यहाँ पे क्या है? इस अभयारण्य के मध्य में एक खूबसूरत झील हरी पहाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट है कि इस अभयारण्य के मध्य में एक झील है जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे है? तोमचाची में हरी पहाड़ी है। नेक्स्ट है तोमचाची वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, धनबाद जिले में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बताइए, ये कहाँ है? कोडरमा में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1976। याद है आपको? झारखंड के किस जिले में गौतम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो भाई तो ये है कोडरमा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1976। जैविक उद्यान एवं पार्क से क्वेश्चन क्या क्या है SIPT 2017 में? रांची में स्थित चिड़ियाघर का नाम क्या है? क्या नाम है चिड़ियाघर का? आप यहाँ गए होंगे, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, ये नाम है चिड़ियाघर का। रांची में जो स्थित है बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान। इसका स्थापना देख लीजिए कब है, और मांझी रांची में है, और इसका स्थापना हुआ 1994। याद रखेंगे बिरसा मुंडा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान का स्थापना 1994। झारखंड में बिरसा जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। बिरसा जूलॉजिकल पार्क ये है, यही बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है, बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान, ये कब हुआ? 1994, और ये रांची में स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण है। 7th to 10th JPSC 2021 में पूछा गया। तो बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण, बाहर से जीवों को ला के रखा गया, तो ये कहाँ है? बिरसा मुंडा जय पार्क में। झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण बिरसा मुंडा जय पार्क है। 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखेंगे 104 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रांची पटना मार्ग पे स्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया भाई? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? ये पहला क्वेश्चन पूछा गया। ये है बोकारो स्टील सिटी। झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान, झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, जो कि बोकारो स्टील सिटी बोकारो में स्थित है। और इसके आगे क्वेश्चन क्या है? इस चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी जो विश्व के विभिन्न हिस्सों से लाए गए हैं। यह उद्यान पूरी तरह से बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व और प्रबंधन में 1980 के दशक में स्थापित एवं 1989 में संशोधित इस पार्क का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया। इसे सिटी पार्क के भी नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू प्राणी उद्यान जो है ये सिटी पार्क के भी नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी याद रखेंगे, सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है जवाहरलाल नेहरू। स्थापना 1980 के दशक में स्थापित और 1989 में संशोधित हुआ है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मृग विहार से IRB 2017 में पूछा गया। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास
हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, ये है बिरसा मृग विहार। कहाँ पे है भाई ये है रांची। देख रहे कहाँ, झारखंड में बिरसा मृग विहार कैद में हिरणों के प्रजनन, कैद में रखा जाता है हिरणों का, यहाँ प्रजनन कराया जाता है, के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है बिरसा मृग विहार रांची खूंटी मार्ग पर, खूंटी जिले में, एक्चुअली में कौन से जिले में, खूंटी जिले में। याद रखेंगे बिरसा मृग विहार खूंटी जिला में, रांची नहीं, खूंटी जिला। खूंटी जिले के काला माटी में स्थित है, ये काला माटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मृग विहार कहाँ किस जगह पर है, तो काला माटी जो कि कहाँ पे, खूंटी जिले में, रांची खूंटी मार्ग में ये पड़ता है। इसका उद्घाटन 1982 में बिहार के तत्कालीन वन मंत्री थे भूखला भगत। ये जो बिरसा मृग विहार है, जहाँ पे हिरणों को क्या किया जाता है, प्रजनन कराया जाता है कैद में रखकर, जो खूंटी जिले के काला माटी में स्थित है। इसका उद्घाटन हुआ था 1982 में और तत्कालीन वन मंत्री थे भूखला भगत द्वारा किया गया था। यह पार्क 2 प्रकार के हिरणों के निर्माण के लिए संभावित सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करता है। एक सांभर सर्वस यूनिक कलर और है चीतल एक्सिस, जो एक्सिस हम लोग बोलते हैं ना, बेतला का फुल फॉर्म बोलते हैं, वही चीतल। इस पार्क का कुल क्षेत्रफल दिया हुआ है 23 हेक्टेयर, बिरसा मृग विहार का 23 हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल है। वन्य जीवों को देखने के लिए इस पार्क के अंदर 3 वॉच टावर बनाए गए हैं इस पार्क के अंदर, ताकि आप वन्य जीव को देख सकें। ये बिरसा मृग विहार से संबंधित क्वेश्चन, जो कि खूंटी जिले के काला माटी में स्थित है, इसका उद्घाटन 1982 में भूखला भगत बिहार के वन मंत्री। रॉक गार्डन से देखिए कौन सा क्वेश्चन आया था। SIPT 2017 में पूछा गया है, रॉक गार्डन झारखंड के किन शहरों में स्थित है, तो रॉक गार्डन है रांची में, पार्क है रांची थी। रॉक गार्डन को राज्य के सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक माना जाता है, सबसे अधिक देखा जाने वाली जगह में से एक माना जाता है। जयपुर के बगीचे के बाद रॉक गार्डन महत्व और प्रसिद्धि में दूसरा स्थान रखता है। यह गोंडा हिल के चट्टानों से बना है। रॉक गार्डन को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, पत्थर उत्थर पिकनिक वगैरह लोग मनाते हैं। रॉक गार्डन के समीप स्थित कांके बांध झील इसकी अप्रतिम सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। रॉक गार्डन कांके डैम के बगल में। अब देखिए जुबली पार्क से रिलेटेड कहाँ पे है, ये जुबली पार्क जमशेदपुर में है। कहाँ पर है, जमशेदपुर में। SIPT 2017 में पूछा गया जुबली पार्क किस शहर में है, तो जमशेदपुर में है। टाटा स्टील द्वारा यह निर्मित हुआ है जुबली पार्क जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। यह पार्क जमशेदपुर पर्यटन के प्रमुख आकर्षकों में से एक है। इस पार्क का निर्माण की शुरुआत 1937 में, क्या हुआ था, 1937 में निर्माण की शुरुआत हुई थी। S लैंकस्टर के निर्देशन में शुरू किया गया था, किंतु किसके निर्देशन में, S लैंकस्टर के निर्देशन में शुरू किया गया था, किंतु बीच में इसमें बाधाएं आई और अगस्त 1955 में इस पार्क के निर्माण की जिम्मेवारी किसको दिया गया, GH कुम्ब्रिगेल एवं BS निर्दय एवं GH कुम्ब्रिगेल को सौंपा गया, जो पहले मैसूर और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन के निर्माण कार्य की देखरेख कर चुके थे। ये जो नाम हम लोग देख रहे हैं, GH कुम्ब्रिगेल और BS निर्दय जो है, ये मुगल गार्डन और मैसूर भवन जो है इसका निर्माण वो कर चुके थे। इसका जिम्मेदारी सौंपा गया कब, 1955 में। इसका शुरुआत हुआ था 1937 में जुबली पार्क बनना। यह भारत के सबसे खूबसूरत बागों में से एक है। जुबली पार्क आम जनता हेतु 1958 में आम जनता हेतु कब खोला गया, ये भी याद रखेंगे, 1958 में। और 1955 कार्य स्टार्ट हुआ था 1937 में और GH कुम्ब्रिगेल और BS निर्दय को सौंपा गया 1955 में। ये कब बोल रहे हैं, जुबली पार्क आम जनता हेतु 1958 में टाटा स्टील की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया। बाग की मुख्य धुरी जमशेदपुर के संस्थापक जमशेद जी टाटा की मूर्ति है, जैसे आप इन करेंगे जमशेद जी टाटा की मूर्ति, और उसके इर्द गिर्द फैली रोज गार्डन, मुगल गार्डन, मुख्य झील, मनोरंजक पार्क और टाटा स्टील वन्यजीव उद्यान इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। अब देखिए एक निर्मल महतो पार्क, ये कहाँ 6 JPSC में पूछा गया है। निर्मल महतो पार्क जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में ये सम्मिलित है। निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है भाई, हजारीबाग में। झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में शामिल शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले में स्थित है। यह पार्क कितना एकड़ में, 33 एकड़ में फैला है। इसका निर्माण वन विभाग के द्वारा कराया गया था, किंतु बाद में इसे नगर निगम के अधीन कर दिया। ये इसका निर्माण वन विभाग कराया था, लेकिन अब यह नगर निगम के अधीन है। शहीद निर्मल महतो पार्क का नाम झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अग्रणी नेता
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे शहीद निर्मल महतो के नाम पर रखा गया। यह झारखंड का पहला डायनासोर थीम पार्क है। यहाँ पे आपको डायनासोर का एक स्टैचू मिलेगा, जिसका उद्घाटन कौन किए हैं भाई? तो सैयद अहमद किए हैं, 6 मार्च 2013 को किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सैयद अहमद किए हैं और 6 मार्च कब किए हैं? 2013 में। झार पार्क के अंतर्गत कौन कौन से पार्क हैं? बिरसा मुंडा जैविक उद्यान है, दीनदयाल पार्क रांची है, देखिए दीनदयाल पार्क याद रखिएगा रांची है। नक्षत्र वन जो है रांची में, वो भी झार पार्क के अंतर्गत है। सिद्धू कान्हू पार्क रांची में, ऑक्सीजन पार्क रांची में, श्री कृष्णा पार्क रांची में, ये रांची के पार्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन पार्क, श्री कृष्णा पार्क, नक्षत्र वन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। अम्बेडकर पार्क कहाँ पर है? दिल्ली में। घोड़थम्बा थीम पार्क ये जमशेदपुर में है। घोड़बंधा थीम पार्क। और सिद्धू कान्हू पार्क जो कि दुमका में है, ये झार पार्क के अंतर्गत निम्न पार्क हैं और ये 10 पार्क हैं, याद रखेंगे, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 रांची से हैं। 6 कहाँ से हैं? रांची से। सिल्ली और जमशेदपुर याद रखेंगे, इससे 2 है, हजारीबाग से 1 और दुमका से 1। नेक्स्ट है झारखंड का ऊर्जा संसाधन SIPT में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। अक्षय ऊर्जा के निम्न में से किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सबसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा किससे करता है? सौर ऊर्जा से। अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, इनके स्रोत पुनः भरण होता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाँ तो जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस ईंधन, ये हम लोग अक्षय ऊर्जा जान रहे हैं, जो नवीकरणीय है, जो खत्म नहीं होते। अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों में से झारखंड सौर ऊर्जा में से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 5 जुलाई 2022 को सौर ऊर्जा नीति, देखिए सब करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सौर ऊर्जा नीति का घोषणा किया है। कब? तो 5 जुलाई 2022 को सौर ऊर्जा नीति का लोकार्पण किया गया। इस नीति में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिसमें निवेशकों को प्रोत्साहन, सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, छूट सहित कई सुविधा उपलब्ध कराई। झारखंड सरकार ने 2022 से 23 से 2026 से 27 तक सौर ऊर्जा के जरिए 4000 कितना लक्ष्य रखा है? 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति होती 2022 में 443 मेगावाट, 2023 में 697, 2024 में 1105, 2025 में 990 और 2024 में 765 बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये अभी फाइनल होने में बहुत है। झारखंड में गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर सिटी कौन है अभी झारखंड में? तो ये हो जाएगा गिरिडीह जिला, सोलर सिटी गिरिडीह जिला। ठीक है, नेक्स्ट है SIPT 2017 में पूछा गया झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता मेगावाट में कितनी है भाई? तो 2237 मेगावाट। झारखंड में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, देखिए इस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जो है झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता है 2734 मेगावाट। लेकिन यहाँ पूछ रहा है झारखंड में स्थापित बिजली की क्षमता कितना है? तो 2237। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर पूछता 2022-23 या 23-24 वो अलग चीज हो जाएगा, डाटा उससे याद रखना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण एक बार देख लेंगे, लेटेस्ट वाला 6 JPSC-PT 2016 में पूछा गया ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगी? ये जो गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन है, किस जिला से नहीं गुजरेगा? तो पहले आपको ये जानना होगा किन किन जिलों से गुजरेगी। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 12 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से 12 जिले होंगे? वो 12 जिले होंगे, पहला चतरा होगा, गिरिडीह होगा, हजारीबाग होगा, बोकारो होगा, रामगढ़ होगा, धनबाद होगा, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से जिले जो हैं होंगे। आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद रहेंगे। 12 जिले हो गए चतरा, गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम शामिल हैं। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इस निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के तहत झारखंड में 551 मीटर लंबा पाइपलाइन बिछाया जाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट है। तो अब बताइए इसमें कौन से जिले से नहीं गुजरेगी? बोकारो से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। धनबाद से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। पूर्वी सिंहभूम से गुजर रही है, बिल्कुल गुजर रही है। किससे नहीं गुजर रही है? पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजर रही।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षपाल 2016 में पूछा गया था, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड ने निम्नलिखित में से किसके साथ जीसीए पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ हस्ताक्षर किया? गेल के साथ। किससे किया? गेल। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, जीसीए मतलब हो गया गैस कॉपरेशन एग्रीमेंट, गैस सहयोग करार पर हस्ताक्षर किया कौन? झारखंड सरकार। किसके साथ? गेल के साथ। हल्दिया पाइपलाइन झारखंड सरकार ने गेल लिमिटेड के भी 15 अक्टूबर 2015 को गैस सहयोग करार, गैस कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस एवं क्षेत्र में गैस वितरण ढांचे में सुधार करना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वी भारत का राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस ग्रिड से जोड़ना है। समझौतों के शर्तों के अनुसार गेल झारखंड में 174 किलोमीटर लंबा मेन लाइन, 166 किलोमीटर लंबा स्पर लाइन स्थापित करेगा। 2050 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन का ही भाग होगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये पूछ रहा है। जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत तो कौन सा गलत है? देखिए, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और झारखंड से जा रहा है, मध्य प्रदेश से नहीं जा रहा। नेक्स्ट है, देखिए गैस पाइपलाइन का, देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से किसको किसको जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, ये सारे को जोड़ा जा रहा है। कितने जिले हो गए, कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4। नेक्स्ट, जल विद्युत परियोजना से कौन सा क्वेश्चन आया? तिलैया जल विद्युत परियोजना से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, असाइनमेंट्स 2017 और एसआईपीटी 2017। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो बराकर नदी पर है। ये 1953 में इसका स्थापना हुआ है। यह कोडरमा जिले में स्थित है। बराकर दामोदर की सहायक नदी, हम लोग पढ़ चुके हैं। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया, ये एसआईपीटी 2017 में पूछा है। तो पहला पावर स्टेशन तिलैया डैम पे ही लगाया गया। झारखंड में पहला पावर स्टेशन तिलैया में बराकर नदी पर स्थापित किया गया। तिलैया जल विद्युत केंद्र झारखंड की प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है। इसकी स्थापना 1953 में दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 60,000 किलोवाट है। 60,000 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन ये कर सकती है। फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? एसआईपीटी 2017 में पूछा गया, बराकर नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? हाइडल पावर प्रोजेक्ट के बारे में तिलैया में ही है। हाइडल मतलब बिजली संबंधी। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता क्या है? झारखंड में तिलैया जो इसका अल्ट्रा मेगा पावर के अनुमानित क्षमता क्या है? तो 3960 मेगावाट। तिलैया कोडरमा जिले में है। अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना का अनुमानित क्षमता 3960 मेगावाट है। प्रारंभ में इसका स्वामित्व रिलायंस पावर के पास था, परंतु 16 मई 2018 को झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। 16 मई 2018 को क्या हुआ? झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। इसका अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना जो रिलायंस के पास पहले था। झारखंड ऊर्जा विकास निगम द्वारा तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट को स्थापित करने की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ कर दी गई। 4000 मेगावाट इंटीग्रेटेड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जिसका स्थापन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रावधानों के अनुरूप 2 बिल्डिंग में किया जाना है। परियोजना के विकास के लिए ऊर्जा मंत्रालय की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी मॉडल एजेंसी है। इस योजना में राज्य के लिए 1000 मेगावाट बिजली का प्रावधान है। टोटल जो जनरेशन है वो 4000 मेगावाट का होगा। 1000 मेगावाट झारखंड को बिजली मिलेगी। नेक्स्ट है, एसआईपीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड सरकार ने राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया। निम्न में कौन सा सही विकल्प है, ये पूछ गया। तो ये 2 स्थानों का चयन किया तिलैया और देवघर का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए। तिलैया और देवघर का चयन किया और ये नोडल एजेंसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। चांडिल जल विद्युत परियोजना से क्वेश्चन पूछा गया एसआईपीटी 2017 में। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है, ये पूछा गया। स्वर्ण रेखा नदी पर है। चांडिल जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां जिले में है। कौन सा जिले में? चांडिल जल विद्युत परियोजना सरायकेला खरसावां जिले में है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 3 पूर्वी राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। परियोजना का मुख्य बांध चांडिल में स्थित है, जो कि सरायकेला खरसावां में है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य न केवल सिंचाई बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए बिजली उत्पादन भी करना है।
इस परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के द्वारा क्या किया गया है, तो नाबार्ड के द्वारा 118 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया था। 118 करोड़ किसके लिए? चांडिल जल विद्युत परियोजना के लिए। परियोजना के प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका से विश्व बैंक ने 127 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण फंडिंग वापस ले ली गई थी। नेक्स्ट है देखिए, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो स्वर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथन विद्युत परियोजना निम्नलिखित जिलों में, मैथन तो आप जान रहे धनबाद में है। मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना दामोदर घाटी निगम के अधीन थी, कब? 1957। धनबाद जिले में बराकर नदी पर स्थित है, गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। क्या है? गैस टरबाइन पर आधारित है, झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का प्रथम विद्युत केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया में 60,000 किलो भूमिगत है, ये याद रखेंगे। IRB 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, मैथन पावर लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन टाटा पावर की संयुक्त उद्यम कंपनी है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर? बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, धनबाद। नेक्स्ट है, PGT 2012 में किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थापित? मैथन और पंचेत किस पे हैं? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत धनबाद में मैथन बराकर नदी पर मैथन हाइडल पावर स्टेशन तथा पंचेत में दामोदर नदी पर पंचेत हाइडल पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। पंचेत जल विद्युत केंद्र धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थापित किया गया है। दामोदर नदी पर स्थित पंचेत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है? 40,000 किलोवाट है। पंचेत बांध दामोदर घाटी निगम के पहले चरण में शामिल 4 बहुउद्देशीय बांधों में से अंतिम था। इसका उद्घाटन 1959 में। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है? SIPT 2017 में कोनार विद्युत गिरी पावर स्टेशन किस जिले में है? तो कोनार किस जिले में है? अब जान रहा है, हजारीबाग। दामोदर घाटी निगम के अधीन 1955 में, कब बनाया गया? 1955 में कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। यह हजारीबाग जिले में स्थित है। कोनार जल विद्युत केंद्र बोकारो नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी पर है, बना हुआ है और इसकी उत्पादन क्षमता 40,000 किलोवाट है। अब देखिए, ताप विद्युत गिरी से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। IRB 2017 में पूछा गया, झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, आपको जगह का नाम याद होना चाहिए, बोकारो में। कब हुआ है स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन, तेनूघाट ताप विद्युत गिरी, जिसको 1990 के दशक में स्थापित की गई, यह बोकारो जिला के तेनूघाट बांध के निकट ललपनिया, ये भी नाम याद रखेंगे, ललपनिया नामक स्थान पर स्थित है। कौन? तेनूघाट थर्मल स्टेशन, बोकारो जिला में। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। कितना है? 420 मेगावाट है तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता। इसकी जल आपूर्ति तेनूघाट डैम से होती है। फिर देखिए, थर्मल पावर स्टेशन है आपका चंद्रपुरा, जो असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है, ऐसा पूछा गया है। चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन है, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड भी है, तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन भी है। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड गोमिया, जो कि बोकारो में। तो पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड एवं तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिला में स्थित है। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1965 में, कब स्थापना हुई इसकी? 1965 में 1965 में चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हुई। भारतीय विस्फोटक लिमिटेड, जो कि गोमिया में स्थित है, एशिया के इस पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन, एशिया का पहला बारूद कारखाना है जो गोमिया में, 1958 में कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड। तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिले में तेनूघाट बांध के निकट स्थापित की गई है। पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन जो है धनबाद में। देखिए, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन से क्या क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में, भेल ने जुलाई 2016 में बोकारो के थर्मल पावर इकाई के लिए कितने मेगावाट की थर्मल पावर इकाई की शुरुआत की है? तो 500 मेगावाट की। कितने? 500 मेगावाट की। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के पुराने ए प्लांट के स्थान पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट क्षमता का नया प्लांट का निर्माण किया है। बोकारो ताप विद्युत गृह कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह है, जिसे दामोदर घाटी परियोजना के तहत स्थापित किया गया। देखिए, बोकारो ताप विद्युत गृह के बारे में, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के बारे में समझ लीजिए कि ये जो है पहला ताप विद्युत गृह है। पहला ताप विद्युत गृह किसका? DVC का ताप विद्युत गृह फर्स्ट है, जो बोकारो में स्थापित किया गया। एशिया एवं भारत के इस बोकारो ताप विद्युत गृह केंद्र
पहले बहुउद्देशीय पावर प्लांट का उद्घाटन स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री देखिए कौन किए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी 1953 को किया था। इस प्लांट को यूएसए तथा पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। किसको? बोकारो थर्मल पावर स्टेशन को, जो पहला प्रथम ताप विद्युत गृह है किसका? डीवीसी का। और इसका उद्घाटन कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 21 फरवरी 1953 को। किसके सहयोग से? यूएसए और पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बनाई। देखिए कोयल कारो जल विद्युत परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया प्राइमरी टीचर 2008 में। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये राज्य है आपके झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का निर्माण दक्षिणी कोयल और उसकी सहायक नदियां कारो, कोयल कारो इसीलिए नाम पड़ा, 1973 में शुरू किया गया। बाद में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह परियोजना बंद कर दी गई। इस परियोजना संबंध जिला था रांची, गुमला में पश्चिमी सिंहभूम। मतलब 1973 में स्टार्ट हुआ कोयल कारो परियोजना, लेकिन ये बंद हो गया। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र क्वेश्चन पूछे गए हैं 7th to 10th जेपीएससी मेंस में। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है भाई किससे है? तेनूघाट तो ताप विद्युत है, थर्मल पावर स्टेशन है। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत ललपनिया स्थित तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन स्थापना कब हुई इसकी? 26 नवंबर 1987 को। और इसकी उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट है। थर्मल पावर स्टेशन। देखिए पतरातू थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पूछा गया लैब असिस्टेंट 2023 में क्वेश्चन। पतरातू थर्मल पावर प्लांट झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। ये तो रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है जो झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में किस नदी पर? नलकारी नदी पर स्थित है। इसकी क्षमता जो है 880 मेगावाट। जनवरी 2017 में आर्थिक कारणों से 880 मेगावाट बिजली घर को बंद कर दिया गया था। कब? जनवरी 2017 में। मई 2015 में झारखंड सरकार ने पतरातू बिजली घर की 4000 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। संयुक्त उद्यम कंपनी जिसका नाम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है 15 अक्टूबर 2010 को निगमित की गई थी। यह एनटीपीसी लिमिटेड की 74% शेयर धारिता वाली सहायक कंपनी, एनटीपीसी का 74% और 26% और थी, जबकि झारखंड बिजली वितरण निगम के 26% और 74% एनटीपीसी का सहायक कंपनी। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण मतलब 800 मेगावाट का 3 होगा, इसमें पहला स्टार्ट हो गया। पहला 800 मेगावाट का आधारशिला रखी है, अभी इसका बिजली उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड, इससे क्वेश्चन लैब असिस्टेंट 2023 में पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा तापीय पावर स्टेशन झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावां जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके सरायकेला खरसावां जिले में। नहीं, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड एक स्वतंत्र विद्युत उत्पादक है जो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के पद्मपुर में 270 मेगावाट का 2 यूनिट होगा। कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, स्वामित्व संचालन करता है। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड को 16 अक्टूबर 2012 को 2 × 270 मेगावाट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की अपनी पहली इकाई का उद्घाटन किया। कब किया भाई? 16 अक्टूबर 2013 को। आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां। तो दोस्तों ये थे झारखंड के भूगोल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो पिछले साल में आए हुए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है। तो अभी तक झारखंड का सामान्य परिचय, झारखंड का इतिहास और झारखंड का भूगोल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप एक भी वीडियो मिस किए हैं तो उसे जाके शुरू से देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।